ओके, होपफुली स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है स्क्रीन? ओके। सो कल की क्लास में हम लोगों ने एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पर आपने देखा था कि एंजाइम किस तरीके से क्या उसका मैकेनिज्म है काम करने का, कैसे वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या कर रहा है, इम्प्रूव करता है, या कैसे वो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहा है, लो कर रहा है। क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था और किस तरीके से वो काम करता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। साथ साथ आप लोगों ने ये भी देखा था कि एंजाइम के काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी आपको रिएक्शंस दिए गए या जो भी आपको प्लॉट दिया गया, उन प्लॉट के और रिएक्शंस के बारे में देखा था। आपने पढ़ा था कि के एम और के कैट की वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या होता है, के एम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मिचालिस मेंशन का जो कांस्टेंट होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, लाइन बियर प्लॉट का और मिचालिस मेंशन का किस तरीके से रिलेशन है, ये आपने यहाँ पे देखा था। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग एंजाइम के कंटिन्यूम में चलेंगे और आज आपको पढ़ना है दैट इज़ द एंजाइम इनहिबिटर, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो एंजाइम इनहिबिटर अपने आप में ही एक लेंदी टॉपिक है, जहाँ से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके जो CSIR के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राफ दे करके पूछा जाता है काइंड्स एंड नेचर ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, कि कौन सा टाइप का इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड किया होगा, जो कि ऐसा आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। सो आज की क्लास आपको थोड़ा सा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना रहेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर किसी को भी कहीं बीच में कहीं कुछ डाउट रहेगा तो उसी टाइम पे वो पूछ लेगा कि सर ये वाली चीज़ हमको क्लियर नहीं हो पाई है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके दैट इज एंजाइम इनहिबिटर, यहाँ पे नाम से ही समझ में आता है कि कोई भी, जैसा कि आपको मालूम है कि एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन को कैटालाइज करता है। सो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के उस एक्टिविटी को क्या करे, इनहिबिट कर दे, रोक दे, उस मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। एंजाइम इनहिबिटर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते होंगे, ब्लॉक करते होंगे, रोकते होंगे। उसको आप एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एन एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम से क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। ओके। एंजाइम इनहिबिटर आइदर बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स, या तो ये क्या कर सकते हैं, एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स होता है, जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था, लाइक दैट, इस तरीके से मान लीजिए आपका ये एंजाइम है और ये इसका क्या है, एक्टिव साइट है। तो या तो क्या करेगा, ये एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, और दूसरा आपको बताया था कि यहाँ पे एक होता है दैट इज द एलोस्टेरिक साइट, या तो क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। यही दोनों साइट्स हैं। ये आपका है दैट इज द एक्टिव साइट, और ये है आपका एलोस्टेरिक साइट। ये दो साइड पे क्या करेगा, इनहिबिटर आपका बाइंड करके इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करता है, और बाय बाइंडिंग टू द अदर साइड ऑफ द ऑन द एंजाइम कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो दो ये साइट हैं जहाँ पे आपका कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल एंजाइम की उस साइट से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी क्या करता है, ब्लॉक करता है। या तो यहाँ से बाइंड करेगा, या तो यहाँ पे बाइंड करेगा। ओके। सो इनके वर्किंग मैकेनिज्म और एंजाइम के साथ में इनहिबिटर का जो इंटरेक्शंस होगा, उन इंटरेक्शंस के नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किया जाता है एंजाइम इनहिबिटर का। और यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जाता है कि एंजाइम इनहिबिटर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला रिवर्सिबल टाइप का, और दूसरा इरिवर्सिबल टाइप का। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर यहाँ पे कोई भी एंजाइम है, और इस एंजाइम से अगर आपका मान लीजिए ये इनहिबिटर ने क्या किया, बाइंड किया। ये मान लीजिए आपका क्या इनहिबिटर है, और ये क्या आपका एंजाइम है। इसने यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ यहाँ पे, तो E+I यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, दैट इज द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और इसको रिवर्स कर दे, मतलब ये फिर से क्या होगा, फ्री फॉर्म में आ जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल टाइप। और ई रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि जब एक बार आपका यहाँ पे E+I मीन्स इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिवर्स फॉर्म में नहीं जा पाएगा। मतलब ये वन हेडेड एरो होगा, मीन्स आपका डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल टाइप का होगा, जबकि ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें आपके दो डबल हेडेड एरो होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल टाइप के, एक एक फॉरवर्ड के लिए और एक क्या होता है, बैकवर्ड के लिए। जबकि यहाँ पर आपको जो दिख रहा होता है सिर्फ वन डायरेक्शनल होगा। तो इनका नेचर
ये डिपेंड करेगा कि आपका जो केमिकल बॉन्डिंग उनके बीच में हुई है, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, उन बॉन्ड के नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे इरिवर्सिबल होगा उसका मतलब कि यहाँ पे बॉन्डिंग जो होगी बहुत ही स्ट्रांग होगी। क्या होगी? स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। तो बेसिकली यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अगर किसी भी एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग अगर हो जाती है तो बेसिकली उसका नेचर कैसा होता है? इरिवर्सिबल। जबकि यहाँ पे जो होंगे वो कौन सा होगा? नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस में कौन कौन से आते हैं, ये सब आप लोगों ने क्या है जाना हुआ। जैसे लाइक एज हाइड्रोफोबिक है, वंडरवॉल है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफिलिक है, आयनिक इंटरेक्शन है, ये सब। सो वीकर अगर इंटरेक्शन होगा तो कैसा होगा? दैट इज द रिवर्सिबल। अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा तो कैसा होगा? इरिवर्सिबल। सो ऑन द basis of interaction between the enzyme and inhibitor can be classified in two category, that is the reversible and irreversible. रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर में क्या होगा? वीक इंटरेक्शंस होंगे, नॉन कोवैलेंट। इरिवर्सिबल में क्या होगा? स्ट्रांग होगा, कोवैलेंट इंटरेक्शंस पाया जाएगा। तो इसको केमिकली भी आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कभी कभी फंसा करके सवाल पूछता है तो आप उसको बता पाएं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर बाउंड कोवैलेंटली एंड डिस्ट्रॉय फंक्शनल ग्रुप इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे कोवैलेंटली क्या करेंगे? बाउंड करेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, राइट। और ऐसा करके बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उस एक्टिव साइट के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से ग्रुप बताया था मैंने? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। ये सारे ग्रुप को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से रिवर्स फॉर्म में नहीं आ पाता है। जबकि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस में क्या होगा, इनहिबिटर में क्या होगा? रिवर्सिबल इनहिबिटर्स बाइंड नॉन कोवेलेंटली एंड मे स्पॉन्टेनियसली लीव द एंजाइम्स, अलाउ द एंजाइम टू रिज्यूम इट्स फंक्शन। चूंकि यहाँ पे नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होता है और ये सभी इंटरेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? वीक इंटरेक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। और वीक इंटरेक्शंस होने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस भी लीव कर पाते हैं, या थोड़ा सा कंडीशन वहाँ का चेंज करना पड़ता है, जैसे कंसंट्रेशन या आयनिक स्ट्रेंथ या पीएच वैल्यू, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको लीव करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। और फिर से एंजाइम क्या होगा आपका? फ्री फॉर्म में हो जाता है। तो ऐसे टाइप के एंजाइम इनहिबिटर को आप रिवर्सिबल इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। सो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ये दो कैटेगरी है आपके इनहिबिटर का। और इनके बेसिस पे आपको बताया गया कि किसके केसेस में बॉन्ड आपके स्ट्रांग होंगे, कौन से केसेस में बॉन्ड आपका वीक होगा, कोवैलेंट कहाँ पे होगा, नॉन कोवैलेंट कहाँ पे होगा। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एंजाइम है और इसके बाद कोई इंट्रैक्शन है, या यहाँ पे इनहिबिटर है, और इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? दैट इज कोवैलेंट हो रहा है। तो इस एंजाइम को आप कौन सी कैटेगरी का नाम देंगे, या ये एंजाइम इनहिबिटर जो होगा वो कौन सा क्लास का होगा? तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि चूंकि ये कोवैलेंट इंट्रैक्शन है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल टाइप की कैटेगरी में आएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल वाले जो इनहिबिटर होते हैं उनके कुछ सर्टेन टाइप्स होते हैं और उनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है काम करने का, कि किस तरीके। अल्टीमेटली सारे इनहिबिटर क्या करेंगे? एंजाइम के एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे, बट सारे इनहिबिटर का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या है? टाइप्स है। सो नंबर पहला है कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और मिक्स्ड। ये कॉमनली आपको सारे बुक्स में तीन देखने को मिलेगा: कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। ये चौथा वाला भी होता है जो कि नॉर्मली बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली इनके वर्किंग मैकेनिज्म पे, मतलब कि जिस तरीके से ये इनहिबिटर काम करते हैं, उनके वर्किंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली इनको क्लासीफाई किया गया चार कैटेगरी में: कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, एंड फोर्थ वन इज द मिक्स्ड। तो ये चार टाइप के आपके क्या है? रिवर्सिबल इनहिबिटर का टाइप्स है। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे? इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंसेस है। लास्ट में सबको समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और आपको एक ट्रिक भी देंगे जहाँ से आप आसानी से याद कर पाएंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे होता है। इससे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ करके आ चुके हैं, दैट इज द के एम की वैल्यू को लेकर के, कि के एम की वैल्यू क्या होता है। ये आपने कल की क्लास में पढ़ा था, और आपने यहाँ पे जाना कि के एम एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट का जिसपे इसकी वेलोसिटी का क्या हो जाए? मीन्स वी मैक्स का क्या होता है? हाफ हो जाता है। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाए? हाफ हो जाए, उसको आप बोलते हैं के एम। तो ये दोनों वर्ड आपको बराबर यहाँ पे न्यूट्रल में आते रहेंगे, के एम की वैल्यू भी आता रहेगा और वी मैक्स की वैल्यू भी आता रहेगा।
वी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ एंजाइम का किस तरीके से काम कर रहा है। के एम का मतलब होता है हाफ ऑफ द वी मैक्स। तो इसको आप के एम इज इक्वल टू क्या लिख पाते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/2 वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो होगा उसको आप क्या बोलेंगे, के एम। तो एंजाइम इनहिबिटर में जो भी इनहिबिटर होगा इन दोनों वैल्यू क्या करता है, अफेक्ट करता है, के एम की वैल्यू को भी और वी मैक्स की वैल्यू को भी। और यही से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा टाइप का इनहिबिटर किस तरीके से अफेक्ट करेगा। सो नंबर पहला है दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है वी मैक्स क्या होगा, सेम होगा, जबकि के एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे होगी यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। ये वाली लाइन को आप जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ है। सो यहाँ पर आपको पहले दिया जा रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का वर्किंग मैकेनिज्म। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मीन्स यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा, और दोनों ही एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्पिटिट करेंगे, कॉम्पिटिशन्स होगा। जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इनहिबिटर बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा तो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, लेकिन बाइंड कोई एक ही करेगा। और जब एक बार कोई एंजाइम या सब इनहिबिटर या सबस्ट्रेट अगर बाइंड कर पाएगा तो फिर वहाँ पे फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है फिगर नंबर 1 में कि ये आपका क्या है, एंजाइम है, ये इसका क्या एक्टिव साइट है, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, इनहिबिटर है। दोनों का ही ये जो एंजाइम से बाइंड करने का साइट है वो एक जैसा ही दिखाई आपको दे रहा होगा। यहाँ पे भी आपको ऐसे न्यूक्लियोदार है, यहाँ पे भी आपको क्या न्यूक्लियोदार है। तो ये एंजाइम से जब सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको कि आप ई आई कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सर रिएक्शंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ई से प्लस इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, ई आई, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्दर नो रिएक्शन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी अगर आपका इनहिबिटर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। सो इन केस ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देयर इज अ competition between the substrate and inhibitor because both have the same kind of a binding site for the particular kind of enzyme. So दैट इज वाई इसका नाम पड़ा कॉम्पिटिटिव। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो रिएक्शन होगा, और अगर इनहिबिटर बाइंड करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। चूंकि यहाँ पे हम लोग इनहिबिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई आपको यहाँ पे दिखाया गया कि इनहिबिटर ने क्या किया, इससे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाया, और एक बार जब ये बाइंड कर लेगा तो सबस्ट्रेट के लिए चूंकि स्पेस नहीं है बाइंड करने के लिए, सबस्ट्रेट अगर रहेगा भी तो भी वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता है, और इस तरीके से आपका एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। और आगे आपको लिख दिया गया है देयर इज नो रिएक्शन। ओके, सो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका काम करने का तरीका कैसे है, मीन्स इसको रिएक्शंस के थ्रू दर्शाया गया है। यहाँ पे कोई एक एंजाइम है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपका ई एस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और आपका ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पी में। एंजाइम फिर से क्या होंगे, आपके फ्री हो जाएंगे। एंजाइम से सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करेगा, जब सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको आप बोलते हैं के एस, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं आप के कैट। लेकिन सेकेंड फेज में क्या होगा कि अगर इस एंजाइम से इनहिबिटर क्या करेगा, अगर आपका बाइंड कर जाएगा उसको आप बोलते हैं के आई, इनहिबिटर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट इज द ई आई, मीन्स एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर आगे नो रिएक्शन का क्या होगा, यहाँ पर टैग लग जाएगा कि यहाँ पे आगे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सो दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको दिखाई गई है इस फिगर के हेल्प से, इस फिगर के हेल्प से। अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो आपका ये वाला रिएक्शन चलेगा, ये बाइंड करेगा तो आपका ये वाला रिएक्शन चलेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, दैट इज वाई इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है मिचेलिस मेंशन्स का भी और लाइन वियर प्लॉट का भी, और इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही सिर्फ ग्राफ दे देगा और ये नाम यहाँ से खत्म रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये ग्राफ कौन से टाइप के इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अच्छे से आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या क्या मैटर हो रहा है। यहाँ पे आपको एक ही ग्राफ में दो लाइन दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है दैट इज इनहिबिटेड के एम का, और एक आपका नॉर्मल है। मतलब ये रिएक्शन तब चल रही है जब आपका इनहिबिटर यहाँ पे नहीं है, और ये रिएक्शन आपका तब चल रहा है जब आपका क्या है, इनहिबिटर है। तो यहाँ पे अनइनहिबिटेड है, मतलब कि कोई इनहिबिटर नहीं बाइंड किया है, और यहाँ पे क्या है, इनहिबिटेड है। सो इनहिबिटेड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका ओरिजिन है, ये वाला एक्सिस क्या है आपका, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ये वाला एक्सिस क्या है आपका, वी मैक्स है। यहाँ पे लिख रखा है वी मैक्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। नॉर्मल वाले का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो ओरिजिन से आपका ग्राफ ये ऐसे कर्व चला, और ये चल करके बेसिकली जाते जाते यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। मतलब ये वाली जो पॉइंट है इस रिएक्शंस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पर है, राइट। ये सैचुरेट हो गया, मीन स्टैटिक हो गया इस तरीके से।
ओके। सो यहाँ पे Km आप कब निकालते हैं? Km आप निकालते हैं कि बेसिकली जो भी कॉन्सेंट्रेट जो भी इनका ये पीक पॉइंट है, उस पीक पॉइंट का मतलब इस मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? यहाँ पे आ रही है। तो इसका जो हाफ होगा, इसका हाफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये इनका क्या है? Km की वैल्यू, राइट। लेकिन जब ये एंजाइम क्या किया है, इनहिबिट हो चुका है, तो उस केस में आप इसके रिएक्शंस के रेट पे आप देखिए, ये ओरिजिन तो आपका सेम यहाँ से ही होगा, लेकिन इसका जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरीके से दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक जैसे सिग्मोइडल मॉडल का, हाइपरबोल टाइप का। तो यहाँ पे जाते जाते ये वाला स्टेट आया, और ये वाले स्टेट पे चूंकि यहाँ पे सेम हो गया, मतलब कि यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू दोनों की क्या हो गई? सेम हो गई। तो वी मैक्स की वैल्यू तो यहाँ पे ये सेम हो गई, लेकिन Km की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये Km आपका कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ गया है। सो इसीलिए आपको बोला जाता है कि वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, लेकिन Km की वैल्यू क्या होती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। सो इस वाले ग्राफ में मीन्स लाइन मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट वाले ग्राफ में आपने यहाँ पे देखा, ये ग्राफ में आपको क्या दिखेगा कि जो ऊपर वाला है ये मतलब कि अनअफेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर काम नहीं किया है। नीचे वाला है जिसमें कि Km की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई है, मतलब ये आगे तरफ शिफ्ट किया हुआ है। Km का वैल्यू बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उतने ही रेट ऑफ रिएक्शंस को अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द विदाउट इनहिबिटर के। विदाउट इनहिबिटर वाले में कम कंसंट्रेशन पे भी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी वी मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है? अचीव हो जा रही है। लेकिन वही वी मैक्स की वैल्यू अचीव करने के लिए अगर वहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब लगभग डबल से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के इसको कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का ज़्यादा होगा तो इसको क्या करेगा? कॉम्पिटिट करेगा, तब जाकर के रिएक्शंस क्या करेगा? परफॉर्म कर पाएगा। तो ये ग्राफ आपको यही बताता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तब जाकर के नॉर्मल वाले कंडीशंस के कंपेरिजन में मैक्सिमम वेलोसिटी उस रिएक्शंस की क्या होगी? परफॉर्म्ड हो पाएगी। इसी ग्राफ को अगर आपको लाइन वियर बर्फ प्लॉट में क्या होगा समझना होगा, तो आपको क्या समझेंगे? तो आपको बताया गया था कि बेसिकली वी की जो वैल्यू होती है उसको 1 बाई कर दिया जाता है, Km की जो वैल्यू होती है उसको 1 बाई Km कर दिया जाता है, और सबस्ट्रेट की जो वैल्यू होती है उसको 1 बाई सबस्ट्रेट कर दिया जाता है, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट या इक्वेशंस को आप लाइन वीवर बर्फ प्लॉट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और चूंकि रेसिप्रोकल है तो पीछे तरफ आ रही है, इसलिए माइनस की वैल्यू है। ये वाला जो है आपका क्या, दैट इज द Km की वैल्यू है, और ये वाली एक्सिस क्या है? दैट इज द वी मैक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, चूंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि जो ऊपर की तरफ है, मीन्स ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है? विदाउट इनहिबिटर का। इधर वाला ग्राफ किसका? दैट इज द इनहिबिटर वाले का। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर होगा वो क्या होगा? इनहिबिटेड वाला होगा, जो नीचे तरफ होगा वो क्या होगा? दैट इज द अनलिमिटेड वाला होगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये वाले ग्राफ का ही क्या है? आपका ये 1/2 मीन्स रेसिप्रोकल है, तो जो यहाँ पे देखिएगा वही इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो इनहिबिटेड Km की वैल्यू वो क्या है? Km वाले से ज़्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? कम दिखेगा। तो इस तरीके से चूंकि ये माइनस की वैल्यू है, दैट इज वाई ये यहाँ पे दिख रही है। तो माइनस में जितना ही आपका छोटा वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको लिखूँ -35 और -10, तो इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? -10, वेरी गुड। सो ऑब्वियसली अगर ये आपका जीरो है, मीन्स ओरिजिन पॉइंट है, तो ये मान लीजिए आपका क्या है? -10 है, और ये मान लीजिए कि आपका -35 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? मतलब कि माइनस साइन में इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आपका Km ज़्यादा ही है, लेकिन चूंकि आपको देखने में, समझने में फ़र्क लगेगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आगे है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पीछे होगा। चूंकि माइनस में है, दैट इज़ वाई इसकी वैल्यू कम आएगी, मतलब माइनस की वैल्यू डिजिट में कम आएगा, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। तो इसको समझने का तरीका क्या है कि जो भी आपको इस मिचेलिस मेंशन वाले ग्राफ में आपको चीज़ें दिखती हैं, उसका जस्ट रेसिप्रोकल आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। यहाँ पे ये ऊपर वाली ग्राफ क्या है? दैट इज द अनलिमिटेड वाली है, तो ये क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे क्या था? लिमिटेड वाला, तो ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे Km की वैल्यू क्या थी? कम थी, और लिमिटेड वाले का क्या था? ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे आगे, तो ये क्या होगा? पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेड वाला क्या आपका पीछे है, और ये क्या आपका आगे है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चूंकि वी मैक्स की वैल्यू दोनों के केस में क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ पे वी एक्स वैल्यू क्या होगी? आपकी सेम होगी। सो फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर देयर इज नो चेंज इन द वी मैक्स वैल्यू
while Km वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इन्वर्टर के केस में Vmax की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट Km की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और Km की वैल्यू का इंक्रीज होना क्या बताता है, बताता सिर्फ यही है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि सेम काइंड के रिएक्शंस के रेट को अचीव करने के लिए दोनों केस में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का बहुत डिफरेंसेस है। जहाँ पे इनहिबिटर नहीं है वहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम लगेगा, जहाँ पे इनहिबिटर है वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, अनकॉम्पिटिटिव है। इन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज द यूनिक फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा कि वहां पर आपको बताया गया था कि फ्री फॉर्म जो ऑफ एंजाइम होता है उससे बाइंड करेगा, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो सिर्फ तब बाइंड करेंगे जब आपका E प्लस एस मिल करके क्या बना चुका होगा, ES कॉम्प्लेक्स बना चुका होगा। तब एंट्री किसकी होगी, दैट इज द इनहिबिटर की होगी। तो ये सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेगा। और इस वाले केस में Km और Vmax दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे होगी इसको देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पहले इसको इक्वेशन को समझिए, कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ENS कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर इनहिबिटर नहीं होगा तो क्या बनाएगा, ये EP बन जाएगा, मीन्स फ्री फॉर्म में आपका एंजाइम हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी। बट अगर यहाँ पर अगर इनहिबिटर अगर आपका आएगा तो इनहिबिटर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा EIS, और यहाँ पे फर्दर कोई भी रिएक्शंस आपके नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं कि उस एंजाइम से सबस्ट्रेट प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली जो आपका एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट से तो आपका क्या करेगा, एंजाइम ही बाइंड करेगा। लेकिन जो दूसरी वाली साइड की बारे में मैंने चर्चा किया था जिसका नाम है दैट इज द एलोस्टेरिक साइट। क्या नाम है, एलोस्टेरिक साइट। उस साइट के मतलब एक्टिव साइट के आसपास में जो साइट है वहां पे क्या बाइंड करता है, दैट इज द आपका इनहिबिटर, मींस अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके बाइंड करने से क्या होता है कि इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसके कॉन्फॉर्मेशन में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। और उसके कॉन्फॉर्मेशन के में चेंजेस आने की वजह से सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, लूज हो जाती है। मतलब प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टिव फिट नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से या तो पूरी तरीके से रिएक्शन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, और अगर चलती भी है तो काफ़ी स्लो चलती है। मतलब यहाँ पर Vmax की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी। मतलब वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, घट रही है। और Km की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। सो बेसिकली दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी यहाँ पे, घट जाती है, क्योंकि यहाँ पे आगे अब रिएक्शंस प्रोसीड होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो तब होगा जब आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके बाइंड किए रहते हैं। उस केस में आपका इनहिबिटर अगर आएगा तो एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट पे क्या करता है, बाइंड करता है, और उसके बाद उसका एक्टिव साइट का जो कन्फर्मेशन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, लूज हो जाती है। सो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को देखेंगे और समझेंगे। सो बेसिकली स्टेटमेंट आपको दिया गया कि Km की वैल्यू और Vmax की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर आपको रेड और ब्लू आपके जो लाइन है उनके उनसे आपको समझाया जा रहा है। ब्लू वाली जो लाइन है वो कैसा है, इनहिबिटर वाली है, और रेड वाली जो लाइन है वो कैसी, दैट इज द अनहिबिटर वाली है। तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये आपका क्या है, Vmax की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो आपका अनहिंटेड वाला है उसका जो ग्राफ है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज द हाइपरबोला या सिग्मोइडल टाइप का। जबकि यहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या हो रही है, आपकी बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ कहीं पे भी आपको Vmax दिखाई दे रहा होगा, लाइक दैट, ये वाला पॉइंट पे Vmax यहाँ पे आ रहा है। और इसकी Km की वैल्यू क्या होगी, चूंकि ये Vmax अगर आपका यहाँ पे होगा इसका जो हाफ हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, दैट इज द Km की वैल्यू हो जाएगी। तो हाफ आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये Km की वैल्यू है। जबकि अगर आप यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर आ जाएगा तो इस वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो Vmax की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, ड्रॉप डाउन हो जा रही है। मीन्स यहाँ कहीं पे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, दैट इज द Vmax की वैल्यू। तो जब Vmax की वैल्यू अगर यहाँ पे होगा तो इसका हाफ क्या होगा, दैट इज द Km हो जाएगा। तो इसका Km वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर आ रही है। दोनों की ही वैल्यू क्या हुई है, घट गई है। सो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को या इनहिबिटर को आप अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सबस्ट्रेट का रेसिप्रोकल है, ये Km का रेसिप्रोकल है, ये Vmax का रेसिप्रोकल है।
तो अनइनहिबिटेड वाले का आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ऊपर था अनइनहिबिटेड वाला और इनहिबिटेड वाला कहाँ था, नीचे पे था। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये क्या होगा आपका ऊपर हो जाएगा। क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए कहीं पे भी कोई क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा वी मैक्स यहाँ पे है, वी मैक्स इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है के एम की वैल्यू ये है और इसकी के एम की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो लाइन वीवर पर प्लॉट का ही आपको प्लॉट दे करके पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप को रिएक्शंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, या कौन से टाइप के इनहिबिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे समझा है कि इस लाइन वीवर पर प्लॉट में जब भी कभी केएम के डिक्रीज की बात आएगी या इंक्रीज की बात आएगी तो क्या होगा, अगर बात यहाँ पे डिक्रीज की आएगी तो इस ओरिजिन से उसकी पोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहाँ की तरफ, इधर की तरफ। और अगर बात किसकी आएगी, इंक्रीज की आएगी, तो ये ओरिजिन के क्या होगा, पास में होगा। तो सपोज कीजिए अगर आपको यहाँ पे नहीं भी लिखा होता इस तरीके से, ये चीज़ जो लिखी हुई है ये किसके लिए है, तो आप यहाँ पे इसको देख करके अंदाजा लगा सकते थे कि अगर हमारा अनकम्पिटिटिव टाइप का रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे हमारी के एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो के एम की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू आपका इनहिबिटर का रिप्रेजेंट करेगा। आपने समझा है और जाना है कि ओरिजिन के जो पास में रहेगा उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, दूर में रहेगा तो क्या होगा, आपका कम होगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो ग्राफ होगा या ये वाला जो के एम की वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनहिबिटर को करेगा। यहाँ पे साथ साथ आपने ये भी जाना है कि वी मैक्स की वैल्यू भी आपकी क्या है, रेसिप्रोकल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसका ग्राफ आपका इस एक्सिस पे नीचे की तरफ आएगा वो आपका क्या है, हायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि जितना ऊपर ये जाएगा उतना वो वैल्यू क्या होगी, आपकी लोअर की तरफ होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। नॉर्मल केस में क्या है कि जितना ऊपर जाएगा उतना वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, नीचे आएगा वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, जो इस ओरिजिन से नियर बाई में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ओरिजिन से जो आपका ज़्यादा ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आप देख करके समझ पाएंगे कि आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या चीज़ होगा। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ समझा है कि नंबर पहला कि इस टाइप का इनहिबिटर सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेगा, और इस केस में के एम और वी मैक्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे भी क्या, कॉन्सेप्ट उसका वही है कि जब आपका इनहिबिटर क्या करता है, बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। और जब वेलोसिटी ही कम हो गई तो सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट उसको होगी नहीं, मतलब सबस्ट्रेट से वो बाइंड ही नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज़ वाई उसकी के एम की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। के एम की वैल्यू को आपने डिफाइन किया है, आपने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कैटालाइज किए जाने रिएक्शंस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करने के लिए जितना कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का चाहिए होता है उसके हाफ कंसंट्रेशन को आप बोलते हैं दैट इज द केएम की वैल्यू। तो जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ही कम हो जा रही है तो डेफिनेटली उसका केएम की वैल्यू भी क्या होगा, कम ही हो जाएगा, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पा रहा है, मतलब रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो उसको केएम, उसको सबस्ट्रेट चाहिए ही नहीं, वो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। दैट इज वाई दोनों वैल्यू क्या हो रही है, कम हो जा रही है। क्या हो गया। हाँ हाँ, ये जो देखिए जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे साइट होगा, एक्टिव साइट्स के अलावा जो भी कोई साइट्स एंजाइम में पाए जाएंगे जहाँ पे कोई बाइंड कर सकता है उसको आप बोलते हैं एलोस्टेरिक, अदर देन एक्टिव साइट। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके इसके बाइंडिंग करने से इसके कन्फर्मेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाता है। और जब सबस्ट्रेट का एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग प्रॉपर तरीके का नहीं होगा तो वहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाते हैं। दैट इज वाई उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो गई है। हाँ बिल्कुल, ये ये लग सकता है, तभी तो ये लगता है ना, तभी तो इसके फीचर बताए गए हैं कि ये तभी बाइंड करेगा जब आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड किया रहेगा।
सबस्ट्रेट के बाइंड करने के बाद भी इनहिबिटर काम करते हैं, ये उसी का एग्जांपल है, अनकॉम्पिटिटिव वाला। जो साइट ताला चाबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबस्ट्रेट और एंजाइम के लिए है, इनहिबिटर के लिए नहीं। जगह उसके एंजाइम के पास होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही साइट है, मतलब एक्टिव साइट तो सबसे एक्टिव रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्रिएट होता है, वो ऑलरेडी एंजाइम के पास हैं। तो अगर कोई उसका कॉम्प्लीमेंट्री इनहिबिटर वहां पर आएगा तो वो बाइंड कर सकता है, तभी तो ये बाइंड कर रहा है। सबस्ट्रेट से बाइंड करने के बाद की प्रोसेस है। सबस्ट्रेट देखिए, अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पे बाइंड करने के बाद ये कन्फर्मेशन चेंज होता है, तब ये बाइंड नहीं कर पाता है। यहाँ पर आपने ये पढ़ा कि ये बाइंड तो किया हुआ है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो इसकी वजह से भी कन्फर्मेशन में चेंजेस आएंगे, तभी ये सही तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा, या जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो थोड़ी लूज हो जाती है। तो दोनों चीजें होती हैं, बाइंडिंग से प्योर भी इफेक्ट होता है और बाइंडिंग के बाद भी इफेक्ट होता है। अगर बाइंडिंग के बाद अगर होगा तो उसको आप अनकॉम्पिटिटिव बोलते हैं, बाइंडिंग से पहले अगर होता है उसे आप नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। यही दोनों में डिफरेंसेस होता है। यहाँ पर आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको यही पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव जो इन्वर्टर होगा उसमें वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, के एम की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि किस केस में क्या चीज़ होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है द बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम रिड्यूसेस इट्स एक्टिविटी बट डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाइंडिंग करने से उसके इन्वर्टर का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। मतलब ऐसे समझिए कि सबस्ट्रेट अभी भी बाइंड कर पाएगा एंजाइम से, लेकिन उसकी जो रेट है, मीन्स जो काम करने की एफिशिएंसी है, वो रेट क्या होगी आपकी, कम हो जाती है। सो यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया जा रहा है कि जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया तो क्या बनाया, ई एन एस कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये ई एस कॉम्प्लेक्स का दो फीचर है। अगर यहाँ पे इनहिबिटर नहीं होगा तो क्या करेगा, ई एन पी बना देगा, मतलब फ्री फॉर्म में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इनहिबिटर होगा तो ये इससे क्या करेगा, बाइंड कर देगा। मतलब ई एस कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है और फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है, और दोनों ही केस में आपके रिएक्शंस की रेट क्या होगी, स्लो हो जाएगी। सो सबसे पहले जो आपने पढ़ा था वहां पर आपको बताया गया था कि आपका जो इनहिबिटर होगा वो कंपटीशन करेगा जिससे, सबस्ट्रेट से। दूसरे आपने पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा। तीसरे में आप पढ़ पा रही हैं कि दोनों तरीके से बाइंड कर सकता है, या तो फ्री वाले एंजाइम से ही बाइंड कर सकता है, या तो आपका क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वाले एंजाइम से ही बाइंड कर सकता है। मतलब कि जो सबस्ट्रेट का और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है उससे भी ये क्या करेगा, बाइंड कर पाएगा। और अगर इन दोनों केसेस में से किसी भी केस में बाइंड अगर किया है तो एंजाइम की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिखाया जा रहा है कि ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। अगर आपका यहाँ पे सपोज एंजाइम इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बन चुका है, मतलब ये आपका एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है, ये क्या आपका एलोस्टेरिक है। एलोस्टेरिक साइट पे क्या करेगा, जब बाइंड करेगा तो इसका इसके कॉन्फर्मेशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से आपका ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाता है। ये इस वाले केस की बात कर रहा है, पहला वाले का। तो यहाँ पे ई आई बन जाएगा तो ये बात नहीं चलेगी। ये वाला जो केस था आपने फिगर वाले ऊपर वाले फिगर में देखा था, पीछे वाले फिगर में, कि जब ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद भी अगर आपका कोई इनहिबिटर बाइंड कर लेता है तो बाइंडिंग करने की वजह से इनका जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम दोनों का जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है उसमें क्या आती है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर में आपका क्या होगा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। और दोनों ही केस में क्या होगा, वीनस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और के एम की वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप फिगर से देखिए, फिगर के बाद आप प्लॉट पे अगर आप आएंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, नेचुरलिस्ट मेंशन कांस्टेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि चूंकि के एम की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, के एम की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। एक ही के एम की वैल्यू यहाँ पे है, एक ही के एम की वैल्यू यहाँ पे है। दोनों का लाइन क्या हो रहा है, सेम सेम जगह पड़ रहा है, एक के एम की वैल्यू सेम हो गई। वी मैक्स की वैल्यू क्या है, कम है, तो डेफिनेटली नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द अनलिमिटेड वाले को, और जबकि आपका नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द इनलिमिटेड वाले को, मतलब जहाँ पे इनहिबिटर आपका काम किया हुआ है।
अब इसी ग्राफ से आप सेम अनुमान लगा सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में जो इनवर्टेड वाला होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अनइनवर्टेड वाला कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। चूंकि ये दोनों आपके क्या है, सेम है के एम की वैल्यू, इसलिए पीछे तरफ जो ग्राफ आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, सिंपल। ठीक है। तो दोनों ही ग्राफ को आपको समझना होगा, दोनों ही ग्राफ को आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। साथ साथ में की पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव में क्या चीज़ें होंगी, दैट इज़ वी मैक्स और के एम की वैल्यू पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे चौथा है, दैट इज द मिक्स्ड इनहिबिशन, द इनहिबिटर में बाइंड टू द एंजाइम वेदर और नॉट द सबस्ट्रेट हैज ऑलरेडी बाउंड, हेंस मिक्स्ड इनहिबिशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन जो होता है वो दोनों का आपका मिक्सचर है, मतलब कि आपका कह सकते हैं कि ये वाला जो फिगर है, ये फिगर से आप समझ सकते हैं मिक्स वाले इनहिबिटर के कॉन्सेप्ट को। ये दोनों तरीके के सबस्ट्रेट से बाइंड कर, मतलब एंजाइम से बाइंड कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो ये आपका मिक्स्ड टाइप का जो इनहिबिटर होता है वो कॉम्बिनेशन किसका है, दैट इज द कॉम्पिटिटिव वाले का और एज वेल एज नॉन कॉम्पिटिटिव वाले का। तो ये वाला लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि मिक्स्ड इनहिबिशन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, या इसको मिक्स्ड इनहिबिशन क्यों बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों टाइप के इनहिबिशन का क्या है, कॉम्प्लेक्सन है या कॉम्बिनेशन है, दैट इज वाई इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द मिक्स्ड इनहिबिशन। और इसमें के की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये वाला जो मैकेनिज्म है मीन्स मिक्स टाइप का, ये कॉमन नहीं है। आपको जनरली तीन टाइप के ही इनवर्टर पढ़ने को मिलते हैं, दैट इज कौन कौन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, राइट। यही तीन आपको पढ़ने को मिलता है। ओके। सो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब एंजाइम सबस्ट्रेट है तो क्या करेगा, ईएस बनाएगा। ईएस वाले के साथ में भी क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो गया। तो उसको देखना है क्या। अच्छा, देख लीजिए। के की वैल्यू इंक्रीज, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अभी मैं आपको समरी कराऊंगा अमित, तो आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वैसे आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, लिख लिया आप। चलिए, ये फिगर आप देखिए, इस फिगर में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एंजाइम आपका अगर फ्री फॉर्म में है तो भी इन्वर्टर आपका बाइंड कर सकता है, और अगर आपका इन्वर्टर यहाँ पे बाइंड नहीं किया तो फिर आगे चल करके प्रोसेस आपका होने में दिक्कत है। और अगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम से बाइंड किया, एस कॉम्प्लेक्स बनाया, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका फ्री फॉर्म में ई और पी बन जाएगा, इन्वर्टर आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा तब पर भी यहाँ पे क्या बन रहा है, पी बन रहा है, लेकिन बनने की रेट क्या होगी आपकी, स्लो हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फिगर दे करके भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से टाइप के इन्वर्टर को पूछ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली इन्वर्टर का जो कि रिवर्सिबल टाइप के इन्वर्टर होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उन तीनों कैटेगरी के रिवर्सिबल टाइप के इन्वर्टर को के एम और वीमैक्स की वैल्यू को याद करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, उन ट्रिक को आप समझ लीजिए। ये ग्राफ बेसिकली आपका ये मिक्स वाले का है, जिसको आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं आसानी से, जो कि पहले बार बार समझा रहा था। ट्रिक क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेसिकली हमारा इनहिबिटर है, और की एम की वैल्यू है और वीमैक्स की वैल्यू है। सो इनहिबिटर को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द आई सी एन यू। क्या लिख सकते हैं, आई सी एन यू। आप इसको सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं जे एन यू से, तो आई सी एन यू, राइट। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, दैट इज द वी एन डी डी। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, काइंड, के आई एन डी। ये आपके पास क्या एक टेबल है, राइट। आपको बनाना कैसे, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ये ऊपर वाली कॉलम हो गई, और बाकी इनको हम कलर चेंज कर देते हैं। आसानी से याद हो जाएगा, आई सी एन यू, वी एन डी डी एंड काइंड। काइंड और आई सी एन यू बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, वी एन डी डी आप याद रख लीजिएगा। आई फॉर इनहिबिटर, वी फॉर वी मैक्स, के फॉर के एम, सी फॉर कॉम्पिटिटिव, एन फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव, यू फॉर अनकॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव के केस में वी मैक्स की वैल्यू पे एन फॉर नो चेंजेस, एन फॉर नो चेंजेस, के एम की वैल्यू आई फॉर इंक्रीज। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इनहिबिटर
कॉम्पिटिटिव टाइप का होगा तो उस केस में वी मैक्स की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रहेगा, लेकिन के एम की वैल्यू क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर आपका इनहिबिटर कैसा हो, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का होगा, तो वहां पे वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज, एन फॉर नो चेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर होगा तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि के एम की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब सेम रहेगा, नो चेंजेस है। ये जो लाइन में बोल रहा हूँ इसको आप लोग कहीं नोट भी करते जाइए, सी फॉर कॉम्पिटिटिव, एन फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव, यू फॉर अनकॉम्पिटिटिव, N for no changes, D for decrease, I for increase, V for Vmax, K for Km and I for inhibitor। ये कोटेशंस कहीं आप लिखे रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ICNU like a JNU, VNDD kind, राइट। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होगा कि आपका जो Km की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपका सॉरी वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जबकि Km की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या होगा कि Km की वैल्यू और Vmax की वैल्यू दोनों ही क्या होंगे आपके, डिक्रीज होंगे। तो इस टेबल को आप याद रखिए, आपके एग्जाम में आपको 4 नंबर या 2 नंबर एक श्योर नंबर ही दे करके जाएगा। यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं कि किसके केस में क्या होता है। सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, ग्राफ आपको दिया रहेगा और ग्राफ देकर के आपको बताना रहता है, या आपको स्टेटमेंट देता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग में सही है या गलत है। सो ICNU, VNDD, के काइंड। सो आई फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर के टाइप क्या क्या है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, नो चेंजेस, डिक्रीज एंड डिक्रीज। के एम की वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीज, नो चेंजेस एंड डिक्रीज। वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी ये टेबल में समझने में दिक्कत है तो जल्दी से बता दे। सबको समझ में आ गया क्या, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। चलिए, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये एंजाइम इनहिबिटर का टॉपिक अभी फिनिश हो गया, और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में डेवलप हो पाया है इनहिबिटर को लेकर के। वेरी गुड। अभी ये तो आपको बताना चाहिए। वहाँ पे लिखा हुआ है के आई का मतलब होता है के एम इनहिबिटर का है, और जो के एम सिर्फ लिख रखा है वो विदाउट इनहिबिटर का है। तो उसको आप समझिए किसका होना चाहिए, इतना तो ट्रिक बता दिया। हम्म। अरे तो भाई, लाइन बियर वर्ग प्लॉट का आप बताइए ना क्या होना चाहिए, ग्राफ को आप देखिए, ग्राफ देख के बताइए। 3 ग्राफ ऑलरेडी इसी बेसिस पे था, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया कैसे आप पता करेंगे। चलिए, सबके लिए सवाल भी है भाई, बताइए। होना चाहिए नहीं, क्लियर बताइए कि ब्लू और सॉरी रेड और ग्रीन जो लाइन दे रखी है मिसेस मेंशन लाइन बार बार प्लॉट में, वो किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इनहिबिटर को कौन कर रहा है, कौन किसको कर रहा है। पूछिए नहीं हमसे, बताइए आप, बताइए। हाँ, तो रेड वाला क्या है, इनहिबिटर में है, पक्का। हम्म। तो ये बताइए, जो मिचलिस मेंशन कांस्टेंट वाले में दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे रेड वाला क्या है आपका, नॉर्मल है, जिसका कि जिस पे 1 लिखा हुआ है नंबरिंग, जिसकी वीमैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब वीमैक्स वैल्यू आपको उधर दिखाई दे रही है ना। और जो
जो लाइट ब्लू वाला है वो आपका क्या है, इनवर्टर वाला है, जिसका केएम की वैल्यू भी नीचे आपको दिख रही होगी। इनवर्टर वाले का केएम वैल्यू क्या है, कम है, और आपका वीमैक्स वाले की केएम वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो उस केस उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले एक्सिस क्या है, आपका जीरो वाला है। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका जीरो एक्सिस है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये इनहिबिटर का केएम की वैल्यू क्या है, कम है, और नॉर्मल वाले का क्या है, ज़्यादा है। तो नॉर्मल ज़्यादा है, इसका मतलब कि ओरिजिन से पास में होगा या दूर में होगा। जो पास में है वो इनहिबिटर वाले का है, जो पास में है वो विदाउट इनहिबिटर वाले का है। हम्म, है ना। तो फिर अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ग्राफ आते हैं जहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं किया रहेगा, सिर्फ ये वैसे नंबरिंग किया रहेगा 1 और 2 तरीके से, और पूछ देगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपको बताना होगा। अभी मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ, पहले आप इस टेबल को समझ लीजिए। ये टेबल अगर आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आप ग्राफ को भी अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। एक दो बार आप ग्राफ अपने आप से भी देखेंगे ना, तो शायद आपके दिमाग में फिगर अच्छे से बन जाएगा। अभी हो सकता है कि पहली बार अगर आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट होने में। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। क्या? हम्म। हम्म। कलर चेंज है, लेकिन आप इससे इसको कंपेयर करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे केएम वैल्यू क्या है, इन्वर्टर विदाउट इन्वर्टर वाले का ज़्यादा है, और इन्वर्टर वाले का क्या है, कम है। राइट। तो इस ओरिजिन से माइनस की तरफ अगर आप चलेंगे तो जिनका केएम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो पहले आएगा कि बाद में आएगा? है, है ना। तो इसका माइनस की वैल्यू इधर ज़्यादा होगी, ये वाली होगी, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो किसका है, इन्वर्टर का है। और ये वाला किसका है, दैट इज द नॉर्मल वाले का। तो अब कहाँ दिक्कत हो रही है भैया? चलिए, ये टेबल में किसी कुछ डाउट है, सबको क्लियर हो गया? आई सी एन यू वी एन डी डी और काइंड, ये 3 से 4 बार आप इसको लिखिए और समझिए कि आई फॉर इनहिबिटर, एन फॉर नो चेंजेस, और आई फॉर इंक्रीज। इस तरीके से इसको आप समझिए। यहाँ पे आई फॉर इनहिबिटर, वी फॉर वी मैक्स, के फॉर के एम, सी एन यू ये टाइप है, कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। एन फॉर नो चेंजेस सेम रहेगा, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। आई फॉर इंक्रीज, यहाँ पे सिंबल मैंने लगा दिया है, एन फॉर नो चेंजेस, और डी फॉर डिक्रीज। ये टेबल याद रखिए, आपका एंजाइम इनहिबिटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप इसको कौन से टाइप के इनहिबिटर में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे नाम भी दे दिया गया है, बट फिर भी आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे जो वी मैक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, आपकी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। के एम की वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर आप नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में देखेंगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या दिख रहा है आपको, कि आपका वी मैक्स की वैल्यू भी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, लेकिन के एम की वैल्यू जो है क्या है, आपकी सेम है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हुई हैं, घटी हुई हैं। मतलब के एम की वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और वी मैक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये तीनों आपके ग्राफ हैं मिचेलिस मेंशन के, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्पल्स के। तो इनको आप ग्राफ को समझ लीजिएगा और ग्राफ के दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यही से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओके। लाइन वेयर बड़ा प्लॉट का भी यहाँ पे आपका ग्राफ है, कॉम्पिटिटिव का, अनकॉम्पिटिटिव का, नॉन कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसा कि आपने जाना है कि यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू चूंकि सेम होती है इसलिए यहाँ पे सेम कॉमन पे है। और बाकी अब देखिए, ये जो यहाँ पे लेजेंड दे दिया गया ना, ये लेजेंड आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं। आपका जब पेपर होगा, टेस्ट होगा या एग्जाम होगा, तो वहाँ पे लेजेंड नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये दिया रहेगा, नंबरिंग कर देगा, ए
फर्स्ट एंड सेकंड पूछेगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एंजाइम वाला है, कौन सा इनहिबिटर वाला है, कौन सा विदाउट इनहिबिटर वाला है। आपको इनको समझना होगा बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक में आपका क्या है वीमैक्स सेम है, एक में आपका क्या है केएम सेम है, एक में दोनों चीज़ें डिक्रीज है, बस यही ध्यान रखिएगा। सो मिचेलिस मेंशन एज वेल एज लाइन व्यूअर बर प्लॉट, ये आपने तीनों टाइप के इनहिबिटर के लिए देख लिया, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर ली कि कौन कैसा होता है। सो बेसिकली आपका एंजाइम इनहिबिटर का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले भी मैंने आपको बना करके दे दिया है, ICNU का और काइंड का और VNDD का। तो वी मैक्स है ये, और ये KM की वैल्यू है, और ये क्या आपका इनहिबिटर है। तो इसको अच्छे से याद रखिए। यहाँ पे सारा लेजेंड मैंने यहाँ पे लिख दे रखा है यार। I इक्वल टू क्या इनहिबिटर है, C फॉर कॉम्पिटिटिव, N फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव, U फॉर अनकॉम्पिटिटिव, N फॉर नो चेंजेस, D फॉर डिक्रीज, I फॉर इंक्रीज। अब अगर इतने के बावजूद भी अगर आपको एंजाइम इनहिबिटर में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो सिर्फ बेसिकली वो आपकी एफर्ट्स का प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आपको अब भी एंजाइम इनहिबिटर में कोई प्रॉब्लम होगी और आपके एंजाइम इनहिबिटर के एग्जाम सवाल आपके गलत होते हैं, तो इसका सीधा सा सिर्फ मतलब यही होता है कि आप अपने हैंड से मेहनत नहीं किए हैं और आपने अपने हैंड से समझने की कोशिश उसकी नहीं की है। क्योंकि अब ऐसा उसमें कुछ बचा नहीं है जो कि आपको समझाना था और समझाया ना हो, और जो कि आपको समझ में आया ना हो। सो कोशिश करिए उसे अपना बनाने के लिए, मेहनत करिए और एग्ज़ाम में आपका प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो सके। 4, 6, 10, 20, 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए नए इन्वर्टर को खोल करके। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा एकदम अच्छी तरीके से बन जाएगा माइंड में, और तब आप उसको एकदम कंठस्थ कर पाएंगे। मैं हमेशा से ही यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अपने माइंड में पूरी तरीके से लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो उस टाइम पे सीखे हुए कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं, और अगर उस कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने से अगर आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीज़ पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाती है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ पढ़ लेने से नहीं काम बन पाएगा, पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम यही बनता है कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पार्ट सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लगाइए, देखिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, KM वैल्यू को लेकर के और K कैट की वैल्यू को लेकर के, एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के, वेलोसिटी को लेकर के, जो भी सवाल आपके बनते हैं उनसे आप सॉल्व कीजिए। कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सब लोगों को इंडिविजुअली सॉल्व कर देना चाहिए, पूरा सिर्फ एंजाइम वाले टॉपिक से 50 क्वेश्चन मिनिमम। तो आप नहीं करेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और फिर वही होगा कि सारा चीज़ ऐसे PDF में रह जाएगा और सारा चीज़ ऐसे वीडियो में रह जाएगा, आपके दिमाग में नहीं जा पाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। चलिए, अभी एंजाइम का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, और यहाँ पे आपको कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, और उनको समराइज किया गया। टेम्परेचर, pH, कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का और एंजाइम का, इन सबका अपना अपना क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। सो टेम्परेचर, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है, अगर नॉर्मली अगर कोई भी जो एंजाइम है उसका किसी भी चीज़ को काम करने के 3 तरीके का टेम्परेचर होता है। एक तो होता है मिनिमम, एक तो होता है ऑप्टिमम, एक होता है मैक्सिमम, राइट? सो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जिस पे उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मानी जाती है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी की जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो कब होगी? जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 30 से लेकर के 35 के आसपास रहेगा। लेकिन 30 से लेकर के अगर कम होगा तो भी हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, 35 से लेकर ज़्यादा होगा तो भी हमारी एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। वैसे ही आपका जो एंजाइम होता है वो भी आप एक एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करता है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब हुआ बेस्ट सुटेबल कंडीशन, जहाँ पे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो इनिशियली जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो सर्टेन पॉइंट तक ये क्या करता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी एक्टिविटी को लेकर के। लेकिन सर्टेन टाइम के बाद आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे टेम्परेचर फर्दर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो उसको क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, बिकॉज यहाँ पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएंगे, और डीनेचर्ड अगर हो जाएगा तो बेसिकली एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सो इनिशियली हीट जो होगा या टेम्परेचर जो होगा वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप वो जो टेम्परेचर होगा वो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा या डीनेचर्ड कर देता है। ठीक है। और डीनेचर्ड अगर कर देगा तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज द एंजाइम एक्टिविटी जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, मतलब काम नहीं करेगा। पीएच का भी वही रोल है। पीएच भी इनिशियली अगर पीएच भी आपका एक रेंज में होता है कि यहाँ से यहाँ तक के पीएच में आपका कोई भी एंजाइम काम कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, एसिडिक पीएच पे काम अगर कर रहे हैं तो सपोज जैसे
4.5 से लेकर के आपका 5.6 के या 5.8 तक के बीच में काम करेगा। लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी क्या होगी, खराब हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही है, पीएच जब आप बढ़ाते हैं तो इनिशियली क्या होता है आपका, पीएच सपोज पीएच की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा आपका, दैट इज़ द OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। लेकिन एक टाइम पे इतना ज़्यादा OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि वहाँ पे रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। किससे? जो एंजाइम्स के साइट पे पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज होंगे और ये OH आयन कंसंट्रेशन में। तो रिपल्सन्स होगी तो एनर्जी एक्सीड होती है, और एनर्जी के बढ़ जाने से प्रोटीन और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब वहाँ पे आयनिक जो स्ट्रेंथ होती है वो खराब हो जाती है। तो जिसकी वजह से एंजाइम आपका काम करना कम कर देता है, तो वहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एंजाइम का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन में दिया है कि डायरेक्टली आपका जब जैसे जैसे आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे जो आपका सब वो होगा, रेट जो होगी वो क्या होगी आपकी, बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर सबस्ट्रेट अगर आपका लिमिटेड है तो उस केस में क्या होगा कि अब अगर आप फर्दर बढ़ाते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन को, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपके पास 100 ही सिर्फ सबस्ट्रेट थे, और आपने क्या किया, इसमें एंजाइम बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर दिया। तो जब तक आपके 100 एंजाइम नहीं पहुंचेंगे तब तक तो क्या करेगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन 100 के बाद अगर आप इसको बढ़ाएंगे, चूंकि सबस्ट्रेट ही आपका सिर्फ 100 है, मीन 100 एंजाइम मैक्सिमम काम कर सकते हैं, तो अब चाहे आप यहाँ पे 1 लाख एंजाइम डाल दीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला आपका नहीं है। इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका सबस्ट्रेट लिमिटेड होगा तो ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे इसके लिए भी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मान लीजिए पहले अगर इनिशियली आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 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 तो क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि जब सैचुरेट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक बीकर था और वहाँ पे एंजाइम आपने यहाँ पे क्या रखा, 100 ले रखा था, और आपने इनिशियली क्या किया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को ऐड करना शुरू किया। शुरू में 10 किया, 25 किया, 50 किया, 75 किया। तो जब तक ये 100 एंजाइम के पूरे साइड से बाइंड नहीं हो जाता तब तक तो क्या होगा, रेट आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट का संख्या 100 से पार होना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पे ये सैचुरेटेड वाली स्थिति क्या होगी आपकी, बन जाएगी। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स थे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले, जिनको कि आपने देखा, टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो बेसिकली आपका जो एंजाइम का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर आपने शुरू किया था एंजाइम से लेकर के उसके वर्किंग मैकेनिज्म को लेकर के और उनके काइनेटिक्स को लेकर के, उनके एनिमेटर को लेकर के, ये सब कुछ आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। ओके सो अगर अभी आप लोगों को 5 मिनट का रेस्ट चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब दूसरे फेज पे जाने वाले हैं। अब आपको नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ द बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपको पूरा मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए। तो हम लोग फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे। कंटिन्यू करें। थैंक यू, बट हम पी लिए हैं। आप लोग अगर रेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग रेस्ट ले लीजिए 5 मिनट का। बट अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करें, हाँ। अभी थकान नहीं लगी आप लोगों को? वेरी गुड। वैसे भी सुनने में कौन सा थकान है। सतीश, रितु, रानू, प्रियंका, ज्योति, दास, अनामिका, अमित, अलीसा, इतने लोग जुड़े हुए हैं। और ओके सो बायोकेमिस्ट्री का आपको अब जो चीज़ पढ़ने वाले हैं आप लोग, वो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कह सकते हैं ये कोर हार्ट है बायोकेमिस्ट्री का, बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री इन्हीं चीज़ों पे क्या है, टिकी हुई है। मतलब कि जनरली आप बायोकेमिस्ट्री की बात आप जब भी करते हैं तो आपके दिमाग में यही बात आती है कि लिविंग सिस्टम में चलने वाले जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनका क्या है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है उनका, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, इनको चलाने के पीछे का रेट क्या है, मतलब कि चलने का पीछे का पर्पज़ क्या है, कैसे ये चलती रहती हैं, हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपको जानना होता है। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव स्टडी किया जाए अगर आपके लिविंग सिस्टम में चलने वाले रिएक्शंस के रेट को लेकर के, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द बायो एनर्जेटिक्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी में इंटायर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, चाहे वो आपका ब्रेक डाउन करने के लिए हो, चाहे वो सिंथेसाइज करने के लिए हो, तो उनके समेसन को बेसिकली आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। टोटल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड अवर बॉडी इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। सारे केमिकल रिएक्शंस के समेशंस को आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, जिनको कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सो कैटा का मतलब होता है दैट इज द कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक एज अ ग्लाइकोजन है, क्या है? ग्लाइकोजन। अगर इस ग्लाइकोजन से क्या बन जाए, आपका ग्लूकोज बन जाए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द कैटाबोलिज्म। और अगर ये सेम प्रोसेस हो, दैट इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बन जाए, ग्लाइकोजन बन जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द एनाबोलिज्म। हमारी बॉडी में ये सिंथेसिस का पाथवे और ये ब्रेकडाउन का पाथवे हमेशा क्या है, चलता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे हमारी बॉडी की जरूरत होती है वैसा हमारा काम बॉडी करता रहता है। जैसे आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या हो रहा था, कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिससे कि आपकी फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, वो सबका क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हर किसी इंडिविजुअल की बॉडी की अपनी एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसा आपका फिजिकल मतलब कि वर्क रहेगा वैसा, और जितनी आपकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो मान लीजिए कि आपने जो फूड इंटेक किया, फॉर एग्जांपल आपने जो खाना खाया, उससे 100 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, मिलती है। और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे 95 फॉर एग्जांपल किलो कैलोरी। तो ये जो +5 आपका यहाँ पे बच गया किलो कैलोरी एनर्जी, वो क्या होगी, आपकी स्टोर होगी। तो स्टोर होने के लिए क्या होगा, ये वाली पाथवे चलेगी सिंथेसिस की। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ये तब स्टोर किया जाएगा जैसे हम लोग अपना जब इनकम करते हैं तो पैसे को क्या करते हैं, सेव करते हैं, पैसा बचाते हैं, हमारी जो खर्च होती है उनमें खर्च को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और पैसा को सेव करते हैं। तब के लिए जब हमारे पास कोई डार्क फेज आता है, हमारा हमारे पास जब काम नहीं होते हैं, हमारा जब पैसे का सोर्स बंद हो जाता है, तो हमारा सेविंग जो पैसा होता है वही क्या होता है, हमको काम आता है। तो ऐसे ही बॉडी भी जब आप इसको फूड दे रहे होते हैं तो उसकी जितनी ज़रूरतें होती हैं उनको लेने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है उसको क्या करता है, आपको सेव करता है आपकी बॉडी में। कि भैया जब आप कभी भूखे रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जल्दी से अपने ऑफिस जाना होता है, मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट आपका बन नहीं पाया, आप खाली पेट चले गए। आपको काम तो कंटिन्यू करना है और काम करने के लिए आपके ब्रेन को एनर्जी तो चाहिए चाहिए होगा। तो वो आप पे आपकी बॉडी सिर्फ टोटली आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना बैकअप प्लान लेके चलती है कि अच्छा अगर ये लापरवाही कभी कर देता है, 9 बजे के बजाय ये 2 बजे अगर खाना खाता है या 4 बजे खाना खाता है, मैक्सिमम टाइम पे लेबोरेटरी में हो जाता है कि आप जब काम करने जाते हैं तो आपका काम का शेड्यूल ऐसा होता है कि आप लंच के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो पता लगा आपको जो ब्रेकफास्ट या लंच आपको 10 बजे करना था वो शाम के आप 4 बजे कर रहे हैं, 4 PM पे कर रहे हैं। तो इतने घंटे का जो टाइम स्लॉट गया बीच में, उस टाइम पे आपने बहुत रिगरस एक्टिविटी की, बहुत जम करके काम किया आपने। तो वो काम करने के लिए जो एनर्जी आई वो कहाँ से आया, आपके स्टोर्ड फूड मटेरियल से। तो स्टोर करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए बॉडी को जो प्रोसेस चलाना पड़ेगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ द एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। सो कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन करके, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए, तो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे दैट इज़ द कैटाबोलिज्म। और सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, स्टोर किया जाए, तो उसको आप बोलेंगे दैट इज़ द एनाबोलिज्म। सो सिंथेसिस का जो पाथवे होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द एनाबोलिज्म। ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द कैटाबोलिज्म। तो जल्दी से मुझे ज़रा बता दीजिए कि अगर आपको यहाँ पे मैं दो ऑप्शन लिख के दे दूँ, एक है आपका दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस और दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल आपका कैटाबोलिज्म का है, कौन सा एग्जाम्पल आपका एनाबोलिज्म का, जल्दी बताइए। चलिए और कोई का, चलिए वेरी गुड। और ओके, सो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोएनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाले कॉमन जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होती हैं। केमिस्ट्री क्या कहती है मेटाबॉलिज्म का, कैसे आप पता लगा पाएंगे कि किसी भी रिएक्शंस में कितना एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, उन सबको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और देखेंगे। और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल पे दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप उनको लगा पाएँ, लगा करके अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर सकें। सो यहाँ पे दे रखा है बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांजैक्शंस। किसी भी लिविंग सिस्टम में जो भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे जो भी एनर्जी का डिफरेंसेस आ रहा है, जो भी एनर्जी चेंज हो रही है, या तो निकल रही है या तो लग रही है, उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेट किया जाए, मीन्स मेजरमेंट किया जाए। कि सपोज जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज सिक्स सिक्स फॉस्फेट आपका बन रहा है, राइट, इस तरीके से। तो इस रिएक्शंस में एनर्जी का जो
एस्टिमेशन है, मतलब एनर्जी आपकी या तो लग रही होगी, या तो एनर्जी क्या हो रही निकल रही होगी, या तो क्या हो रहा होगा, लग रहा होगा। तो बायोएनर्जेटिक्स यही करता है कि जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं, उन रिएक्शंस में एनर्जी का क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है, मतलब कि लग रही है, निकल रही है, कितना लग रही है, कितना निकल रही है, उसी के एनालिसिस करता है, उसी की स्टडी कराता है। दैट इज द बायोएनर्जेटिक्स। मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पहले ही ब्रीफ कर दिया हूँ। ओके, यहाँ पे आपको फ्लो डायग्राम दिया जा रहा है, और फ्लो डायग्राम के हेल्प से आपको समझाया जा रहा है कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की प्रोसेस के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे इसको आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एनाबोलिज्म के बारे में आपको दिखाया जा रहा है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एज आपका अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजन बेस। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा भैया, प्रोटीन बन जाएगा। शुगर से क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। फैटी एसिड से क्या बनेगा, लिपिड बन जाएगा। नाइट्रोजन बेस से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। सो दीज आर द सिंपल मॉलिक्यूल। क्या है आपकी, ये सिंपल मॉलिक्यूल, जबकि ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सिमिलरली आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इनका क्या किया जाए, CO2 H2 NH3 या और भी कोई सिंपल फॉर्मूला है कि अमीनो एसिड्स या फिर आपका मोनोसेक्राइड में क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए। तो उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द कैटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, कैटाबॉलिज्म, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि एनाबॉलिज्म के टाइप में के टाइम में यहाँ पे जो आपकी एटीपी का पुल है, जो जनरेशन है, ये देखिए साइकिल चल रहा है। यहाँ पे एटीपी था, एनएडीएस था, एफएडीएस था, एफएडीएस2 था। ये कन्वर्ट किस में हो गया, एडीपी, मतलब यहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ। किसका हुआ, एनर्जी का खर्च हुआ। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका सिंथेसाइज हो रहा है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है उन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के टाइम पर आपका एनर्जी का बनना और एनर्जी का खर्च होना, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, लगती रहती हैं। ये फिगर आपको यही बताता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, यहाँ पे फिगर में आपको दूसरा दिखाया जा रहा है कि मतलब अलग अलग टाइप्स के जो आपके मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, उन पाथवे का कैसे आपस में क्या रिलेशन है और किस तरीके से आप किसको बोल सकते हैं, दैट इज़ द एनाबॉलिज्म, और किसको बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म। और जैसे कन्वर्जिंग कैटाबॉलिज्म और डाइवर्जिंग एनाबॉलिज्म, ये दो कैटेगरी आपको यहाँ पे डिवाइड दिखाया गया है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी बॉडी में टीसीए साइकिल चलती है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, अभी आप पढ़ेंगे अभी आगे। टीसीए साइकिल आपकी बॉडी में होने वाले रिएक्शन का क्या है, सेंटर पॉइंट होता है। टीसीए साइकिल का जो सबसे फर्स्ट आपका कंपाउंड जो कि एंटर करता है साइकिल में, स्टाइल कोएंजाइम ए। और इस स्टाइल कोएंजाइम ए से ही देखिए आप कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपके बन रहे हैं। सो पहले यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग का मतलब कि कई सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके क्या करना, एक बनना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे रेडिएशंस क्या हो रहे हैं, आ रहे हों, और ये सब क्या हो जाए, कन्वर्ट होकर कहीं एक पॉइंट पे मिल जाए। आपने लाइट चैप्टर पढ़ रखा है, ये आपका कन्वर्जिंग है। और अगर इस तरीके से क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द डाइवर्जिंग, राइट। तो यहाँ पर यही आपको दिखाया जा रहा है कि कई सारे मॉलिक्यूल, जैसे फॉस्फोलिपिड है, ट्राइग्लिसराइड है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सुक्रोज है। तो इन सब का क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज सेरीन अलीन में कन्वर्जन हो रहा है, फिर ये पायरुवेट में हो रहा है, ल्यूसीन में हो रहा है। और सब कन्वर्ट होकर क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ये बना दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है फर्दर कई सारे स्टेप्स में। और ब्रेकडाउन होने के बाद अल्टीमेटली क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दे रहे हैं। अब इस एसिटाइल ए कोएंजाइम ए कई सारे मॉलिक्यूल्स का क्या है, प्रिकर्सर है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैटी एसिड बन रहा है, फैटी एसिड से ट्राइग्लिसरॉल बन रहा है, सीडीपी डाइग्लिसरॉल बन रहा है, फिर फॉस्फोलिपिड बन जा रहा है। इसके बाद ये मिलानियोट बन रहा है, फिर इसके बाद आइसोपेंटाइन ये कंपाउंड बना रहा है, फिर विटामिन बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, और फिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट बना रहा है, रबर बना रहा है, स्टेरॉयड हार्मोन्स बना रहे हैं, बाइल एसिड बना रहे हैं। तो इन सभी से ही बेसिकली क्या है आपका, ये डिराइव होकर के बनने वाले क्या है, कंपाउंड है। तो ये आपको क्या डायग्राम है, वो डायग्राम आपको क्या बताता है, बताता ये है कि आपके बॉडी में जो रिएक्शंस चलते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। दैट इज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं दैट इज द क्या, कन्वर्जिंग। और एनाबॉलिज्म को बोलते हैं डाइवर्जिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल से कई सारा मॉलिक्यूल बने डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे डाइवर्जिंग। कई सारे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाए, अल्टीमेटली कोई एक बन जाए, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। और ये स्टाइल कोएंजाइम ए आपका क्या है, इस टीसीए साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, दैट इज द कन्वर्जिंग कैटाबॉलिज्म, डाइवर्जिंग एनाबॉलिज्म और साइक्लिक पाथवे।
ओके, सो जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स में, वहाँ पे एनर्जी ट्रांजैक्शंस की बात किया जाता है। तो एनर्जी ट्रांजैक्शंस की बात होने से पहले आपको मालूम है कि पूरा का पूरा जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो थर्मोडायनामिक्स के लॉ पे क्या है डिपेंड करती है। तो थर्मोडायनामिक्स के लॉ के बेसिस पे ही आपका बायोकेमिस्ट्री में बायो एनर्जेटिक्स जो एरिया है वो उस पर पूरा बेस्ड है, राइट। तो जैसा कि आपने अपने लोअर क्लासेस में मीन्स ग्रेजुएशन 12th और 11th में पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे लॉ दिए जाते हैं, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरीके से लॉ को दिए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे हमको दो लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि दो लॉ हमारा बायो एनर्जेटिक्स में क्या करता है, काम करता है। इन दो लॉ के बेसिस पे ही आपकी बायोकेमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है वो चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या, दैट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये ओबेड बाय द बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इकोलॉजी में, ट्रॉपिक लेवल या फूड चेन। तो आपने पढ़ा है कि वहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है। तो वहाँ पे भी आपका थर्मोडायनामिक्स का लॉ प्रिंसिपल क्या करता है, फॉलो होता है, काम करता है। कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो थर्मोडायनामिक्स के कौन से लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि ये जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है वो सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाला जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो एक सेल से दूसरे सेल्स में जा रही हो या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही हो, वो उनके द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ओके, सो देखते हैं नंबर पहला, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, पहले तरीके से आप पहले से ही आप लोग जानते हैं। बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपको बताया है कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। ना तो एनर्जी को आप बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे हमने खाना खाया, हमको एनर्जी मिली, हमने उसको बोल करके एनर्जी पूरा बेसिक ख़त्म कर दिया। फिर से आप क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, आपको एनर्जी गेन होगी, आपकी बॉडी फ्रेश होगी, फिर से आप कोई मैकेनिकल क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको किसी आपका कोई काम नहीं हुआ, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आया और आपने अपने उस गुस्से को किसी पे भी निकाल दिया। लाइक एज किसी को मतलब ऐसे अब्यूज़ करके, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे डांट करके, किसी को मार करके, इस तरीके से आपने एनर्जी क्या कर दी, कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो सारे प्रोसेस में आपकी एनर्जी सिर्फ क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। उसके अमाउंट पे कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब उसके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी को आप बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ। हाँ, हाँ भैया मेरे, थिंकिंग भी आपकी एक एक्टिविटी में आती है। ये जो एनर्जी है आपकी, जो आपने इमेजिनेशन किया, जब आप सोचते हो ना, तो आप दो काम करते हो, आपके दिमाग में कुछ पिक्चर्स बनते हैं, इमेज बनती है कि आप ऐसा कर रहे होते हैं, आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस होती है वो आपका एक थॉट, थिंकिंग करना क्या आपका एनर्जी है, वो एनर्जी पूरा कंज्यूम होता है। आपका आपका ब्रेन, सोचा हुआ चीज़ थॉट है, मतलब कि थॉट आपकी एक एनर्जी है जो कि ऐसे आपको दिखेगा नहीं। आपके ब्रेन ने वहाँ पे काम किया है, आपका ब्रेन का मैकेनिकल वर्क हुआ है, और वही मैकेनिकल वर्क आपकी एनर्जी जो है वो ऐसे थॉट प्रोसेस के थॉट वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो 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 जो आपने एनर्जी खर्च किया है आपके बॉडी का, वो मैकेनिकल वर्क आपने नहीं किया, आपका ब्रेन का सेल्स उसमें इन्वॉल्व हुआ है। तभी आप थक जाते हैं। जैसे अगर आप दिन भर से बैठ के सोचते रहिए, उसके बावजूद भी आपको थकाई लग जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन को एटीपी चाहिए थी। वो एटीपी जो कि आपने खाना खा करके लिया था, वो सारी की सारी एटीपी आपने ऐसे सोचने में गंवा दिया। और सोचना मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी को तो वैसे आप देख नहीं पाएंगे ना कि क्या है क्या नहीं है। तो वो ऐसे इमेजिनेशन में चला गया। बिल्कुल, आपका ब्रेन किसी भी चीज़ में अगर आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो विदाउट एनर्जी का नहीं होगा। इवन आप ये जान लीजिए, सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन अगर आपका पेट खाली रहता है, भूखे रहते हैं,
उस दिन आपको नींद नहीं आती है, अगर आएगी भी तो बहुत अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जब भी आप खाना-पीना खाए रहते हैं ना, तब आपको नींद अच्छी आती है। तो सोने के लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी काम बगैर एनर्जी का हो ही नहीं रहा है, ऐसे समझिए। कुछ भी, नथिंग एल्स। विदाउट एनर्जी का कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, चाहे वो हँसना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो आपका सोना हो और चाहे आपका वो गाना हो। कोई भी काम होगा आपको एनर्जी चाहिए होगी। हुँ। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप मसल्स को बात कर रही हैं, तो मसल्स की आपने मसल्स की एक्टिविटी को नोटिस कर लिया कि आपको विज़िबल हो रही है। आपके ब्रेन की भी एक्टिविटी तो हो रही है ना? तो ब्रेन ब्रेन तो आपका काम कर रहा है, मतलब वो भी वहाँ पे मैकेनिकली काम कर रहा है। आपने आपने मसल्स के सेल्स को नहीं देखा, लेकिन चूँकि आपके बॉडी के पार्ट जैसे हाथ है, पैर है, ये मूव कर रहा है, दैट इज़ व्हाई आपने बोल दिया ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है। लेकिन आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, वो चूँकि मूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहा है। तो वो सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट हुआ, मतलब कि आप उसको बोल सकते हैं कि इसने मैकेनिकली काम किया है, या मेंटल वर्क बोल सकते हैं, मेंटल एनर्जी बोल सकते हैं उसको, मेंटली आपने काम किया। ओके, सो हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट है, आपको दिखा बताया जा रहा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फर्स्ट लॉ को लेकर के। फॉर एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी में चेंज form or it may be transported from one region to another but it cannot be created or destroyed। स्टेटमेंट आपको दिया गया कि कुछ भी इस यूनिवर्स में जो हो रहा है, चाहे वो फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रही हैं, उन केमिकल या फिजिकल चेंजेस में टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है यूनिवर्स की, वो क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी हो सकता है कि आपका वो कोई दूसरा फॉर्म ले ले, या एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही आपको बताता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ तो बहुत ही कॉमन था, इस लॉ के बारे में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है और जाना हुआ है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, जो कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट किस पे, दैट इज एंट्रोपी पे। किस पे? एंट्रोपी। ये लॉ आपको बताता है कि पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, पूरे यूनिवर्स की। एंट्रोपी का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या होता है? भीड़ भाड़। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो जिस टाइम पे प्रेयर होता है उस टाइम पे, और जिस टाइम पे लंच का या बेल बजती है, लीव होता है, उस टाइम पे अगर एंट्रोपी पूछी जाए आपके स्कूल का, तो आप क्या बताएंगे? अरे भाई, कंडीशन आपको यहाँ पे दिया गया। पहले आप समझिए कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उसकी एंट्रोपी होगी। कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, कोई बहुत सिस्टमेटिक है, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़ीरो होगी, मतलब कम होगी। जैसे अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे, एक लड़का जो कि इस तरीके से जिगजैग मोशन में करके करते हुए चलता है, और एक लड़का जो कि ऐसे सीधे चलता है। तो इन दोनों लड़कों का अगर आपको एंट्रोपी, अगर आपसे बात किया जाएगा, तो आप बता पाएंगे कि ये ए वाले की एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा है, बी वाले की एंट्रोपी क्या है, कम है। तो जिस किसी भी काम में इरेगुलरिटीज, रैंडमनेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसकी एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा होगी। जिस किसी भी सिस्टम में, जिस किसी भी काम में अगर आपको इरेगुलरिटी कम देखने को मिलेगा, रैंडमनेस कम देखने को मिलेगा, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो अब मुझे आप बताइए कि प्रेयर के टाइम पे और लंच के टाइम पे, जब बेल बजती है बच्चों को खाना खाने के लिए, उन दोनों के टाइम पे एंट्रोपी कब ज़्यादा होगी? लंच में ज़्यादा होगी। वेरी गुड। और कोई?
लंच में ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों? हाँ, लंच के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे मूव करते रहते हैं, टकरा कभी-कभी अगर स्कूल में जगह नहीं प्रिंसेस में तो टकरा भी जाते हैं, तो उस टाइम पे रैंडमनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जब भी बच्चे प्रेयर के टाइम पर होते हैं तो वो अपनी स्थान पे एकदम क्या करते हैं, रिलैक्स मूड में खड़े होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, या जब भी क्लास में टीचर्स होते हैं और बच्चे अपने सीट पे बैठे हुए होते हैं, तो उस टाइम की भी एंट्रोपी क्या होती है, बहुत ही कम मानी जाती है, राइट? तो किसी भी सिस्टम में अगर आपका रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या किसी भी मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दूँ, लाइक एज़ फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं पूछूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 2 बीकर है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, पार्टिकल्स से भरे हुए हैं, और इन दोनों ही बीकर्स पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट है। मान लीजिए कि आपका एक पे क्या है, 45 है, और एक पे आपका क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों ही बीकर में पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल का एंट्रोपी किस में ज़्यादा किस में कम होगा, तो क्या बताएंगे? 45 वाले में एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कोई? गुड। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, हीट को अप्लाई करेंगे, इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ेगी तो इनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। और जब मूवमेंट होगा तो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब टकराएंगे, भीड़ भाड़ से टकराएंगे। तो इस तरीके से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनमें कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, जो कि उनके रैंडमनेस को बताता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फेज ऑफ मैटर में सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी या सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी की वैल्यू किसमें होगी, तो क्या बताएंगे? गैस में। क्योंकि गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, वो फ्री फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो होपफुली कि अभी आपको एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ चुका है। ओके, क्लियर है? चलिए एक सवाल आप और बता दीजिए, बस इसके बाद हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे आगे का। मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, चाय वाली केतली है। क्या है? चाय वाली केतली है, राइट? इसमें हॉट टी क्या है, रखा हुआ है। आपने क्या किया, इस चाय वाली केतली से एक प्लेट में क्या किया, आपने चाय को निकाल दिया है। ये प्लेट कैसा है, ओपन है, मतलब जो जिसमें आपने चाय को निकाला हुआ है वो कप है या प्लेट है जो भी, वो ओपन है। यहाँ पे ऐसे व्यापार आपके बन रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि इस केतली में रखी हुई टी और इस प्लेट में रखा हुआ टी, इन दोनों में से, सॉरी, टी, इन दोनों में से कौन से टी का एंट्रोपी ज़्यादा होगा और किसका कम होगा? और कोई? हाँ, अरे भाई सेम का भी ऑप्शन होता है, कभी आप लोग सेम भी बोल लिया करिए। अब इतना इतना क्लियर फिगर बनाने के बावजूद भी अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर तो दिक्कत है। यहाँ पे मैंने ये दिखा भी दिया था, जबकि मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए था। कोई नहीं, तो आप नोटिस कर ले। बाकी लोग भी बताएं, बाकी लोग शांत क्यों हैं? अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाकी लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सबको सुबह सुबह जाना होता है। और किसी को स्कूल पढ़ाने जाना होता है, तो किसी को कहाँ जाना होता है, तो रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आज 2 लोगों ने कॉल करके बोला था कि सर टाइमिंग थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिए। रात के 11:30 बजे तक जागना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
चलिए जल्दी बताइए। चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक केटल और सॉरी केतली में, और अगर यहाँ पे कप की बात अगर करेंगे तो ये बेसिकली आपका क्या है, ओपन सिस्टम है। और ये क्या है, आपका क्लोज सिस्टम है, राइट। इस चाय वाली जो केतली होती है उसमें चाय काफ़ी देर तक अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में डेसिफर नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये चादर का बैरियर होता है, जबकि ये क्या आपका ओपन फॉर्म है। तो जैसे ये चाय आपका निकल करके इस प्लेट में आएगा ना, ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना हीट क्या करेगा, लॉस करना शुरू कर देगा। और जब ये हीट लॉस करेगा तो इसकी ये वाला जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एनर्जी अगर कम रहेगा तो ऑब्वियसली एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ओपन प्लेट में रखी हुई टी की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, कम होगी। जबकि आपका ऐसे क्लोज्ड वाले केतल में रखा हुआ जो टी होगी उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। चलिए अब जल्दी से फिनिश करेंगे इसको। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, सेज दैट यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस। मतलब कि बता रहा है कि यूनिवर्स हमेशा एंट्रोपी के बढ़ते हुए की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है। मतलब इस यूनिवर्स में हमेशा रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब हमेशा जो सिस्टम है वो इरेगुलर हो रहा है। इसी चीज़ को बताता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं उन सभी में बेसिकली क्या हो रहा है, एंट्रोपी की वैल्यू जो होगी वो बढ़ रही है। सो सेल रिक्वायर सोर्स ऑफ अ फ्री एनर्जी। तो पहले इन दोनों लॉ को आप समझ लीजिए, और आपको ये भी समझना होगा कि ये आपको यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। क्योंकि ये तो टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है, लेकिन इनकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स को फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए। तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उनके, इनको ज़रा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो डेल्टा जी नॉट है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के इक्वल्स टू, जहाँ पे डेल्टा जी नॉट डैश क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे आर टी क्या है, ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है, रूम टेम्परेचर है। एल एन क्या है, लॉग है। के ई का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एल एन को बोलते हैं एंटी लॉग। ओके। तो इस इक्वेशन से आप, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, जिससे कि आप किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जब गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा मतलब कि जब आपका काइनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जब क्या होगी, उसका क्या मतलब होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आपकी माइनस में आएगी। और अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, आपकी माइनस में आती है, इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस की तरफ से होगा, खुद से हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, एक हो जाए, क्या हो जाए, एक हो जाए, तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ज़ीरो होगा तो वो बताता है किसको, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को बताता है। और अगर के ई की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, एक से कम हो जाए, वहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव अगर आएगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में क्या करता है, प्रोसीड होगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शंस होंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखा दें हम कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, जैसे लाइक एज अगर आप N2 प्लस H2 को लेकर के रिएक्शंस कराएं तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा दैट इज द अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया।
तो जैसे सपोज कि यहाँ पे अमोनिया का क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अगर ये N2 प्लस H2 मिल करके अमोनिया बनाएगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। लेकिन इस अमोनिया का डिग्रेडेशन होकर के फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर जब अमोनिया का बनना और अमोनिया का टूटना दोनों बराबर बराबर हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज जीरो होती है। और फॉरवर्ड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। बैकवर्ड के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। और उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, मोर देन वन एंड वन एंड लेस देन वन। ठीक है जी। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कैसे होगी, जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, वन आती है। तो इनकी वैल्यू जब आप एंटी लॉग में निकालते हैं तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। यहाँ पे इनका, हाँ, वन से छोटा का मतलब जैसे 0.5, 0.3, 0.1, 0.2, इस तरीके से, मतलब एक से ज़्यादा नहीं होगा। ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। डेल्टा जी की वैल्यू में ये वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू और रूम टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जो वैल्यू डिफर करेगी वो एंटी लॉग के ई, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिफर करेगी। उसके आगे साइन जो है वो नेगेटिव लगा हुआ है। नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं रहेगी। अभी आपको एक न्यूमेरिकल आगे दिखाएंगे जहाँ पर आपकी सारी वैल्यू ये रख करके सॉल्व की गई हैं। तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कब आपका पॉजिटिव कब आपका नेगेटिव होगा। ये जो साइन आपको यहाँ पे दिया रखा है माइनस आर टी का, जब ये वाली वैल्यू में गैस कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है। वो डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एंटी लॉग निकलता है इस पे। ये एलन जो दे रखा है वो एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग अगर आप निकालते हैं से एक से ज़्यादा है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव में आती है ओवरऑल। और अगर एक से कम होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब ये किसी एक वैल्यू को ले करके आपको एग्जांपल देंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, जो कि अभी आगे वाले क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझिए, क्योंकि ये वाले पॉइंट से एग्जाम में सवाल आते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, और बैकवर्ड मीन्स मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होने के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बना करके ये रिएक्शंस, मतलब ये प्रोसेस के बारे में आपको दिया जाता है, पूछा जाता है कि हाँ कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू और डेल्टा के ई की वैल्यू, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इन पे न्यूमेरिकल कराएंगे, क्या नाम है, अमित। तो आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी वैल्यू की कहाँ से आपका ये पॉजिटिव में आएगा, कहाँ से आपका ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है। हम्म। चलिए अब बाकी जो चीज़ें हैं वो कल की क्लास में लोग कंक्लूड करेंगे, और कल की क्लास में देखेंगे कि बायोएनर्जेटिक्स का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन से आपकी चीज़ें इसमें पढ़नी है। सो आज के लिए आपने देखा कि एंजाइम कैनेटिक्स का क्या, एंजाइम इनहिबिटर का क्या कॉन्सेप्ट था, एज वेल एज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बायोएनर्जेटिक्स का वो भी आपने यहाँ पे ब्रीफ कर लिया। तो कल की क्लास में डायरेक्टली हम लोग एनर्जेटिक्स के टॉपिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके जी। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का टाइमिंग जो हो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि सुबह के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, मतलब कि जाना होता है उनको, दैट इज़ वाई वो जल्दी चाहते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर 9 बजे से क्लास अगर आपकी हो पाएगी तो आपको 11 बजे तक छोड़ दिया करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, गुड नाइट टू ऑल।